मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो उनको मेरा नमस्कार। आप लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोगों को पढ़ेंगे, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ध्यान दीजिए, जो कार्बनिक यौगिक है यह अर्थात कार्बनिक यौगिक किस किस पदार्थ में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहला क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बन पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके बाद प्रोटीन होता है, प्रोटीन में भी कार्बन पाया जाता है। और फिर प्रोटीन के बाद हम देखेंगे विटामिन को देखेंगे, विटामिन में भी पाए जाते हैं और वसा को देखेंगे। ठीक है, इस सब में कार्बन उपस्थित होता है। आइए अब हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ जाता है, पहले ये समझो। चावल अधिक सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस तरह से प्रोटीन देखा जाए तो दलहन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। विटामिन, जितने भी साग सब्जियां, अंडा, मांस, मछली सब खाए जाते हैं, इन सब में विटामिन वसा जो होता है दूध वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, दूध में वसा पाई जाती है। हमारा मूल टॉपिक ये नहीं है, हमको ये जाना है कि कार्बनिक यौगिक क्या है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। आइए, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक जो यौगिक है इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह हमें जानने हैं, वह हमें समझने हैं। जैसे एक सवाल इसमें पूछ देता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। ध्यान दीजिए, जो एल्कीन का सामान्य सूत्र है वो हो जाएगा CnH2n। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऐसे ही सवाल आपके सामने देखिए, लिखा है एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम बताइए। क्या लिखा है? एथिल एल्कोहल C2H5OH का IUPAC नाम बताना है। इसके पहले वाले वीडियो में ये बता दिए हैं किस पर क्या होगा, यानी कौन से कार्बन, अगर C1 है तो क्या, C2 है तो क्या पढ़ा जाएगा। इसके पहले के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एथिल एल्कोहल लिखा है, इसका IUPAC नाम बोला। जहां पर OH जुड़ता है उसके लास्ट में हम आल जोड़ते हैं, इसका मतलब हुआ इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल इसका IUPAC नाम बनेगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न लिखा है, क्या? डिटर्जेंट पाउडर के द्वारा, लिखा है डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट के द्वारा क्या हम ये बता सकते हैं या पहचान सकते हैं कि जल कठोर है या मृदु। जल कठोर है या मृदु। ठीक है, क्या हम डिटर्जेंट के द्वारा जल कठोर है या मृदु है पहचान सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट जो पाउडर होता है, यह जो डिटर्जेंट पाउडर आपको दिखाई दे रहा है, यह कठोर और मृदु जल दोनों में झाग देता है। इसलिए डिटर्जेंट के द्वारा हम यह नहीं पहचान सकते कि कौन सा जल कठोर है और कौन सा जल मृदु है। अब आपके सामने एक और सवाल देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके सामने आएंगे। लिखा है सवाल, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। सवाल आपका क्या है, इसको पहले हटाते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल आपका है, एथेनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है क्या? एथेनॉल, गौर से समझिएगा, एथेनॉल की अभिक्रिया बोल रहे हैं
कि जब सोडियम से कराई जाती है, सोडियम से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया किससे, सोडियम से कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, यह आपसे सवाल पूछा जाता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH। इसकी अभिक्रिया किससे, सोडियम से कराई जाती है। सोडियम के दो अणु एथेनॉल के दो अणु के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो हमें प्राप्त होगा क्या, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है C2H5ONA। यहाँ दो से हम क्या करेंगे, गुणा, यानी दो अणु लिए हैं तो दो अणु प्राप्त होंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सवाल क्या है, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। एथेनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराई जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये आपका सवाल है। एक सवाल अगला है, ध्यान से सवाल को देखिए, सवाल बहुत ही मस्त है। ऐसे ऐसे सवाल परीक्षा में आपके सामने हमेशा आते रहते हैं। सवाल क्या है, किन्हीं दो ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए, किन्हीं दो ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। कह रहा है किन्हीं दो ऑक्साइड के उदाहरण, मतलब कोई भी ऑक्साइड हो, चाहे बॉक्साइड आ जाए, ठीक है, बॉक्साइड आ जाए या पोटेशियम परमैंगनेट आ जाए, ये भी क्या है, ऑक्साइड है। कह रहा है कि किन्हीं दो ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए, ठीक है। दो ऑक्साइड मतलब बोल रहा है ऑक्साइड यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब ये तो बोल नहीं रहा है कि किस प्रकार का ऑक्साइड, बस इसको बताना है कि कोई भी दो ऑक्साइड। तो आप सोडियम डाइऑक्साइड दे दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट दीजिए, KMnO4 दे दीजिए, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है, KMnO4। ये सब क्या है, ऑक्साइड है। इसी तरह बहुत सारे ऑक्साइड आ सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, कह रहा है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, ठीक है। क्या बोल रहा है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। ये वीडियो हम पहले ही आप लोगों की, इसके पहले की जो वीडियो है उसको आप अगर देखेंगे तो ये सब पूरा विस्तार से उसमें बताए हैं। आज यहाँ प्रश्न की बात है तो हम आज आपको बस इसका अंतर बताएंगे क्या क्या होता है। देखिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है और इसमें एन जुड़ता है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एकल बंध होते हैं, एन द्वारा उसको मतलब लास्ट में उसके एन जोड़ करके बनाया जाता है। और यह जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है प्रथम कार्बन से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं वे सभी C2 से बाद यानी कार्बन के दूसरी संख्या के बाद ही शुरू होते हैं। ध्यान दीजिए, संतृप्त में आ जाएगा एल्केन। कौन आ जाएगा, एल्केन, जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता, सिंगल बॉन्ड होता, इसके लास्ट में N जोड़ा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन, और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता, ठीक है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इस प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त के बीच में आपको अंतर स्पष्ट होता है। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें इन जुड़ता है, इसमें आइन जुड़ता है।
यह आपका हो गया संतृप्त और असंतृप्त के बीच अंतर। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ऐसे ऐसे आपको। और देखिए अगला प्रश्न इतना लाजवाब क्वेश्चन कि समझ लीजिए, इसको जो नहीं देखेगा बहुत ही पछताएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये है, आपके परीक्षा में समझ लिया आने ही वाला है। ये सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। आपका जो सवाल है उसको विशेष ध्यान दीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा ही, समझ लीजिए। सवाल दिया है कि CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। बोल रहा है कि यह जो है इसमें सहसंयोजी आबंध है या नहीं है, इसके बारे में समझाना है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाना है। ध्यान दो, ये लिखा गया CH3Cl मतलब क्लोरोमेथेन। बोल रहा है क्लोरोमेथेन, ठीक है, ये इसमें सहसंयोजन आबंध है कि नहीं है, सहसंयोजी आबंध है या नहीं है इसमें। तो आप सीधे बोलेंगे है। कैसे है, ध्यान दो। यह इस तरीके से साझा कर लेता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, ये इस तरीके से साझा करता है, इस तरीके से बांड बनता है, इसलिए यह सहसंयोजी है। इसलिए क्या है, यह सहसंयोजी है। ये सीधे सीधे सवाल का आंसर, 1 नंबर का सवाल है, ऐसा ही आपको बता देना है, सहसंयोजी है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से देखना है तो मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है। अब एक सवाल और पूछ रहा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कार्बन के सर्वतोमुखी माने, अगला सवाल आपका क्या है, कार्बन, कार्बन, ठीक है, की सर्वोत्तता पूछ रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस सृष्टि में कार्बन की क्या भूमिका है, बताइए। देखिए, जितने भी पदार्थ हम खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने से हमको प्राप्त होता है, इन सभी में कार्बन पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स वगैरह जितने भी हैं, इस सभी में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं सब में कार्बन की मात्रा है। अर्थात धरती पर जीवधारी अगर उपस्थित हैं तो कार्बन भी उपस्थित है। ओके, अगर धरती पर क्या उपस्थित है, धरती पर अगर जीव उपस्थित है तो कार्बन भी उपस्थित है। यानी जीने के लिए कार्बन की बहुत ही अति आवश्यकता है। समझ लीजिए कि कार्बन बिना जीवन नहीं है, बस सिंपल सी बात है। कहेंगे जो भी हम खाते हैं सभी पदार्थों में कार्बन है, पर जल में और खनिज पदार्थ में केवल कार्बन नहीं होता है, बाकी सब में कार्बन पाए जाते हैं। इस तरीके से यह सवाल था। एक सवाल और पूछ रहा है, ध्यान से समझिए सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल आपके सामने है। यह सवाल यह है कि निम्नलिखित अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। देखिए अभिक्रिया क्या है वो समझिए और इसके बाद ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, समीकरण क्या है, CH3, सॉरी समीकरण ये नहीं है, सॉरी, देखिए समीकरण दिया है CH3 CH2OH जब H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, क्या किया जाए, CH3 CH2OH H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाए, गर्म किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है। ये सवाल है कि जब एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। यह देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आइएगा, इसके रिएक्शन हम करते हैं। जब यह गर्म होगा तो इसमें से H2 बाहर निकल जाएगा। जब इसे गर्म किया जाएगा इसकी उपस्थिति में तो ये निर्जल हो जाएगा, अर्थात इसमें से जल निकल जाएगा और लास्ट में बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात इसे पढ़ते हैं क्या, एथीन। क्या पढ़ते हैं, एथीन पढ़ते हैं, ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, एथीन पढ़ते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। अब एक और सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल
अगली वीडियो में आपको देंगे बहुत ही अच्छे वीडियो आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। यही हम आपसे विनती करते हैं। जय हिंद, जय भारत।